दोस्तों, सऊदी अरब में औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती है? यह सवाल विशाल के जहन में बार बार कौंध रहा था। जब विशाल की मालकिन उससे कहती कि मुझे गुलाब जल और फिटकरी ला करके दे दो, तो अपने मालिक से इस बात का जिक्र कभी नहीं करना कि मैं तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाती हूं। तो विशाल का दिमाग और भी खराब हो जाता है कि आखिर अपने पति की चोरी से वो गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है और क्यों रात में ही उसका इस्तेमाल किया करती है। ये बड़ा हैरान और परेशान कर देने वाला सवाल था। दोस्तों, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे जब इस सवाल का खुलासा आपके जहन में होगा। विशाल जो है वो हिंदुस्तानी नौजवान हुआ करता था, सऊदी अरब जाता है पैसे कमाने के लिए और वो एक मालकिन का ड्राइवर था। उसको गाड़ी चलाना अच्छी तरह से आती थी। वह ड्राइवरी पर एक औरत उसे रख लेती है, सैलरी भी उसे अच्छी खासी देती है, लेकिन उस औरत का पति उसके पास नहीं रहता था। वो दूसरे मुल्क में रहता था और कभी कभी हफ्ता 10 दिन के लिए उसके पास आ जाया करता था। दोस्तों, विशाल उस औरत को चाहने लगता है। उसके बाद क्या होता है और ये गुलाब जल और फिटकरी का राज आखिरकार है क्या, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बने रहिए 10 मिनट के लिए मेरे साथ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की सच्ची घटना में आपको जो सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी हिंदुस्तानी विशाल और सऊदी अरब की उस औरत की कहानी, जो सुन करके आपको बड़ा ही मजा आएगा। बस वही रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूला करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूं कहानी को विस्तार से। दोस्तों, हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश में रहने वाला विशाल बहुत ही गरीब परिवार से था। घर में रह करके वो अपने घर की जिम्मेवारियां नहीं निभा पा रहा था, क्योंकि ड्राइवरी में जो कुछ भी वो कमाता वो सब कुछ खर्च हो जाता था। वो अपनी बहन की शादी कैसे करे, अपने छोटे भाई को कैसे पढ़ाए, अपनी बीमार मां की दवाई कैसे करे। उसके बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेवारियां विशाल के ऊपर थी। विशाल का एक दोस्त जो सऊदी अरब में रह करके अच्छी खासी कमाई किया करता था, इसलिए विशाल ने अपने दोस्त से कहा कि अगर आप सऊदी अरब में मेरे लिए कोई नौकरी हो, मैं ड्राइवरी करना अच्छी तरह से जानता हूं, लाइसेंस भी है मेरे पास, अगर कोई अच्छी सी नौकरी मुझे ड्राइवरी की मेरे लिए निकल आए तो फिर मुझे बता देना। घर में रह करके यहां मैं जो कुछ कमाता हूं खर्च हो जाता है, पूरी तरह से मैं घर के खर्चे भी नहीं उठा पाता हूं। उसका दोस्त ये बात अपने दिल पर ले लेता है और विशाल के लिए किसी नौकरी की तलाश में लग जाता है और बहुत जल्द ही उसकी यह तलाश भी पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है। वहां पर एक औरत को ड्राइवर की जरूरत होती है। फिर क्या था, विशाल का दोस्त उसके लिए वीजा भिजवाता है और फिर विशाल अपना सारा सामान बांध करके इंडिया से पहुंच जाता है सऊदी अरबियन। सऊदी अरब पहुंचने के बाद विशाल एक दिन अपने दोस्त के पास रुकता है और फिर उसका दोस्त अगली सुबह उसको उस औरत के पास ले जाता है। वो सऊदी अरब की औरत विशाल को नीचे से ऊपर तक एक नजर जी भर के देखती है, क्योंकि विशाल देखने में तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, नौजवान था, लगभग 28 साल की उम्र उसकी लगभग थी। कुछ देर विशाल को देखने के बाद वो औरत कहती है कि मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इसको अपना ड्राइवर बनाने के लिए तैयार हूं। उसने विशाल की सैलरी भी अच्छी खासी कर दी थी। विशाल ये सुनकर के बहुत खुश होता है कि घर से आते ही उसकी नौकरी लग जाती है, वरना बहुत लड़कों के बारे में उसने सुना था कि सऊदी अरब में जाकर के लड़के परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उनको बकरियां चरानी पड़ती है, बियाबान जंगलों में तपती हुई धूप में पूरे पूरे दिन उनको बकरियों के पीछे दौड़ना पड़ता है। ये सब सुन करके कभी कभी तो विशाल का मन होता कि वो सऊदी अरब नहीं जाएगा, लेकिन अपने घर की मजबूरियां देखते हुए और फिर वहां रह करके जो लोग अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां सुन करके, उनके हालात सुन करके वो सऊदी अरब जाने का मन बना लेता है। और उसका नसीब अच्छा कह लो, यानी कि विशाल को घर पर इंडिया से आते ही सऊदी अरब में एक औरत की ड्राइवरी की नौकरी उसे मिल जाती है। उस औरत ने अपने घर के बराबर में ही एक क्वार्टर बनाए रखा था,
जो उस विशाल को रहने के लिए दे दिया, आप इस क्वार्टर में रहा करो और जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दिया करूंगी। मुझे शॉपिंग कराने, घर का राशन का सामान लाना हो या फिर अदरवाइज, या मुझे कहीं घूमने जाना हो, जहां भी मैं कहूंगी आपको वहां मुझे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने क्वार्टर में ही रहोगे। इसी तरह से अब विशाल अपनी नौकरी शुरू कर देता है उस औरत के साथ, जहां वो कहती वो चला जाता। कुछ दिन बाद विशाल को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो उस औरत की तरफ खुद खींचता चला जा रहा है, कि वो जो औरत जो थी वो सऊदी अरब की जो औरत होती है जिसका विशाल ड्राइवर था, वो विशाल की हम उम्र थी। यानी कि लगभग 27-28 साल की उम्र उस औरत की होगी, लगभग 27-28 साल की उम्र विशाल की भी होगी। वो औरत देखने की इतनी खूबसूरत थी, जब वो गाड़ी में पीछे बैठा करती तो विशाल शीशे से उसको देखा करता था, उसकी तरफ से नजर ही नहीं हटा पाता था। नजर हटती भी कैसे, क्योंकि वो औरत जो सांचे में ढली हुई मूरत की तरह बहुत ही खूबसूरत, बला की खूबसूरत और बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम औरत थी। उसकी चेहरे की मासूमियत पर विशाल फिदा हो जाता है। उसकी जो खूबसूरती थी उस पर अपना दिल हार बैठता है विशाल, और वो नजर चुरा करके अपनी उस मालकिन को देखा करता था। मालकिन जब उसको कोई भी काम करने के लिए कहा करती थी, वो सर झुका करके हाँ कह देता था और मालकिन का वो काम कर दिया करता था। अचानक से एक दिन उसको झटका तब लगा जब एक दिन उसकी मालकिन ने कहा कि विशाल हमें एयरपोर्ट चलना है, मेरा पति मुझे दूसरी मुल्क से मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है, मुझे एक झटका सा लगता है। बहरहाल मैं हाँ कर देता हूं और उसके साथ, जो कि मेरी ड्यूटी भी यही थी, मेरी नौकरी भी यही थी, और जब मैं एयरपोर्ट पहुंचता हूं, जब उसके शौहर को यानी कि उसके पति को देखता हूं तो मुझे दूसरा झटका और लगता है, क्योंकि उसका पति लगभग 55-60 साल का उम्र का होता है। वो औरत जिसने छरहरे बदन की, जिसने गदराए हुए बदन की खूबसूरती मल्लिका थी, उतना ही वो औरत उस आदमी के काबिल नहीं थी। यानी कि वो औरत उस आदमी की उम्र से आधी उम्र की थी। उस आदमी के सारे बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ी हुई थी। मैंने जब उसको उस औरत के साथ देखा तो मैंने यही समझा कि ये शादी शायद कोई समझौता है। खुशी के साथ ये खूबसूरत औरत इस बूढ़े आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती है। बहरहाल उसको वहां से लेकर के दोनों मियां बीबी गाड़ी में बैठते हैं और फिर मैं गाड़ी चलाने लगता हूं। मैं क्या देखता हूं कि उस आदमी ने उस औरत के बाहों में बाहें डाली हुई थी, उसके हाथों में हाथ ले लिए थे और वो कह रहा था कि डार्लिंग क्या करूं, मुझे बाहर रहना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, मुझे तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन बाहर जाना भी मेरे लिए मजबूरी में शामिल है। लेकिन अब मैं जितने दिन के लिए भी यहां पर आया हूं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और हर वक्त तुम्हारे पास ही रहूंगा, यहां रह करके कोई भी काम नहीं करूंगा। उसके हाथों में हाथ उस औरत का मुझे बड़ा ही बुरा महसूस हो रहा था। मैं शीशे में उस आदमी की सारी हरकतें देख रहा था। विशाल नीचे से ऊपर तक पसीने में सराबोर था और वो कहता है कि मेरे तन बदन में आग सी लग रही थी कि ये बूढ़ा आदमी इस औरत को क्यों छू रहा है, क्यों उससे प्यार कर बैठा है। और वो उस गाड़ी में यानी कि विशाल की भी शर्म नहीं कर रहा था और वो बराबर उस औरत के गालों पर, उसके सीने पर हाथ फिरा रहा था। जैसे तैसे करके विशाल उन दोनों को घर छोड़ता है और फिर अपने क्वार्टर में आगे आ जाता है। क्वार्टर में आकर के शाम का खाना खाता है और फिर सोने के लिए लेट जाता है। लेकिन आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, नींद आने के लिए तैयार ही नहीं थी। बार बार रह करके अपनी मालकिन का चेहरा विशाल की आंखों के सामने आ जाता है। उसके बाद उसके बूढ़े पति का भी चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। बार बार रह करके विशाल यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, ऐसी क्या वजह रही होगी कि उस खूबसूरत औरत को उस 60 साल बूढ़े आदमी से शादी करने की जरूरत आ पड़ी होगी।
ये क्या वजह हो सकती है, वो सोच सोच करके अपने आप को परेशान कर रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। कभी वो इधर करवट लेता, कभी वो उधर करवट लेता, कभी तकिए को अपने आंखों पर रखता, कभी तकियों को अपने मुंह पर रख करके सोने की कोशिश करता और नींद उसे आ ही नहीं रही थी। रह रह करके उसे यही ख्याल आ रहा था कि वो औरत अपने शौहर के बाहों में होगी और वो आदमी इस टाइम उसके साथ क्या कर रहा होगा। क्या वो उसको प्यार कर रहा होगा, क्या वो उससे बातें कर रहा होगा, क्या उनके जिस्म पर कपड़े अभी होंगे या नहीं होंगे। ये तरह तरह के सवाल विशाल के दिमाग में आ रहे थे और उसका दिमाग फटा जा रहा था। वो सोचता था कि मैं कैसे बर्दाश्त करूं इतनी खूबसूरत औरत को, जो कि आदमी उसका ना ही तो खूबसूरत है और ना ही जवान है। इसी कश्मकश में सुबह हो जाती है और सुबह जब वो उस औरत से पूछने के लिए कि कहीं जाना है या नहीं जाना है, घर में पहुंचता है तो बाहर लॉबी में ही दोनों पति पत्नी बैठे हुए होते हैं और उसके आदमी ने उसको अपनी बाहों में लिया हुआ होता है, उससे बिल्कुल सटा हुआ बैठा हुआ होता है और उसकी गर्दन में हाथ डाले हुए लगभग उसके मुंह से मुंह लगाने के लिए तैयार ही था। दोनों ऐसी मुद्रा में थे कि दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे और प्यार कर रहे थे। इस हालत में जब विशाल उनको देखता है तो शर्मा करके पानी पानी हो जाता है। पीछे रुकने के बाद एक जबरदस्ती खांसने की कोशिश करता है और फिर जब वो खांसता है तो वो औरत ठिठक जाती है और वो उस आदमी से पीछे हटने की कोशिश किया करती है, लेकिन वो आदमी अपनी औरत को छोड़ता नहीं है और इसी तरह से बेशर्मी के साथ विशाल के सामने ही उसकी बाहों में बाहें डालते हुए अपनी बाहों में भरे ऐसे ही पकड़े रहता है। और वो औरत कहती है कि थोड़ा शर्म करो, नौकरों का तो ख्याल रख लो, ये हमारे बारे में आखिरकार सोचेंगे क्या। वो आदमी कहता है कि अरे डार्लिंग कैसी बात करती हो, ये नौकर भी तो हमारे अपने ही है, ये कहीं जाकर के बाहर ढिंडोरा थोड़ी ना पीट रहे हैं कि हम इस तरह से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज का यही मॉडर्न जमाना है, आप शर्म मत करो। वो आदमी विशाल से पूछता है कि तुम यहां क्यों आए हो, क्या काम है। विशाल कहता है कि सर मैं मैडम से पूछने आया हूं कि आज उनको कहीं जाना है या फिर नहीं जाना है। वो आदमी कहता है कि आज तुम्हारी मैडम कहीं नहीं जाएगी, आज ये पूरा दिन मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद बाहर से लौटा हूं। अब जितना भी तुम्हारी मैडम का वक्त है वो मेरे साथ ही गुजरेगा, इसलिए आज दिन की छुट्टी तुम्हारी है, चाहो तो तुम कहीं घूमने चले जाओ। अगर कहीं घूमने जाना तो खाना खाओ और आराम करो, जब कोई काम होगा तो हम तुम्हें बता दिया करेंगे। उसकी ये बात सुनकर के विशाल जब वापस अपने क्वार्टर में आता है तो रह रह करके फिर उसको दोबारा से गुस्सा आने लगता। बूढ़ा आदमी कितना बेशरम है, उसने मेरा ख्याल भी नहीं किया और उसको छोड़ा भी नहीं और बराबर उसकी बाहों में बाहें डाल करके मेरे सामने ही ऐसे ही डाला रहा। इतनी उम्र होने के बाद कुछ तो उसे लिहाज होनी चाहिए, कुछ तो उसे शर्म होनी चाहिए। कभी कभी तो विशाल के जहन में ये ख्याल आती कि अभी उस आदमी का हत्या कर दे, लेकिन वहां के हुकूमत और कानून के बारे में भी विशाल ने काफी सुन रखा था कि यहां पर मौत की सजा मौत है, यहां खून के बदले खून है। अगर आपने किसी की तरफ नजर भी उठा करके गलत नजर से किसी को देखा भी, की भी सजा है। अपने हिंदुस्तान जैसा कानून सऊदी अरब का कानून नहीं है, बल्कि सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाता है, अपने गुस्से को पी जाता है। उसके कुछ देर बाद लगभग 1 घंटा ही गुजरा था कि विशाल अपने क्वार्टर पे आराम कर रहा था कि वो औरत आती है और उसके क्वार्टर का दरवाजा खटखटाती है। विशाल जस का तस जैसे ही पड़ा हुआ होता है, वो अपनी मैडम को देख करके उठ करके बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैडम कहती है कि नहीं नहीं विशाल आप लेटे रहो, बस मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आई हूं, मेरा एक काम करना है तुम्हें। विशाल एकदम से उठ करके बैठ जाता है, कहता है कि मैडम बताइए क्या काम करना है। तो वो कुछ पैसे विशाल को देती है और कहती है कि लो ये पैसे लो, आज मेरा पति मुझे बाहर जाने नहीं देगा, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है, जब से आया है तब से मुझे हर वक्त पकड़े रहता है, इसलिए मेरा बाहर जाना नहीं होगा, ये पैसे लो और जिस स्टोर से मैं सामान खरीदती हूं उस स्टोर पे जाना और मेरा नाम लेना और कहना कि मैडम ने गुलाब जल और फिटकरी मंगवाई है, वो तुम्हें दे देगा। हाँ, और उनसे यह भी कहना कि मैडम के पति आ गए हैं, इसलिए वो फिटकरी और गुलाब जल की मात्रा दुगनी कर दे। विशाल उनकी ये बात सुनकर के काफी हैरान और परेशान हो जाता है। वो चक्कर में पड़ जाता है कि आखिरकार मैडम फिटकरी और गुलाब जल का आखिरकार करेगी क्या।
और फिर पति के आने के बाद मात्रा दुगनी कर दे, इसका क्या मतलब है। बहरहाल वो अपने सर को झटकता है और चला जाता है उसी स्टोर पर जहां से उसकी मैडम सामान लिया करती थी, और जाकर के वो उस दुकानदार से कहता है कि मेरी मैडम ने आपसे जो रोजाना अक्सर आपके दुकान पर सामान ले जाया करती है, उसने गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है और आज वो डबल मात्रा में मंगवा रही है। वो दुकानदार हंसता है, मुस्कुराता है और फिर फिटकरी और गुलाब जल ला करके उसको दे देता है, और फिर वो फिटकरी और गुलाब जल को लेकर के अपने मैडम के पास आया और वापस वो सामान उसको ला करके वापस दे देता है। जैसे ही वो सामान उसकी मैडम ने उसके हाथ से पकड़ा, उसने उसकी तरफ देख करके मुस्कुराया और नजरें नीची करके अंदर जाने की कोशिश करने लगी, और फिर वापस आई और कहने लगी कि अब मैंने तुमसे एक बात कही थी कि कभी भी भूल से भी अपने मालिक से इस बात को जिक्र मत करना कि मैंने तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगवाई है। फिर एक बार विशाल का दिमाग खराब हो जाता है। उसने नौकरों से पूछने की कोशिश की कि यह आखिरकार मैडम ने गुलाब जल और फिटकरी किस लिए मंगवाई है। वो नौकर भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कैसी बात करते हो, यहाँ की औरतें तो गुलाब जल और फिटकरी की शौकीन होती है। मैं और भी परेशान हो गया, ये शौकीन होती है, आखिरकार ये कोई बताने को तैयार क्यों नहीं है कि वो आखिरकार इस फिटकरी को कैसे लगाती है, क्यों लगाती है, कहां लगाती है, किस लिए इसको इस्तेमाल करती है। फिर मैंने सोचा कि मैं उस दुकानदार से ही जाकर के पूछता हूं। विशाल उस दुकानदार के पास पहुंचता है और उस बूढ़े आदमी ने जब उसको दुकान पर आते हुए देखा और कहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या गुलाब जल और फिटकरी कम पड़ गया है, इसलिए तुम्हारी मैडम ने तुम्हें दोबारा लेने के लिए यहां पर भेजा है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है सर, मैं बस आपसे ये पूछने आया हूं कि ये औरतें सऊदी अरब में गुलाब जल और फिटकरी का इसका आखिरकार करती क्या है। वो विशाल के चेहरे की तरफ देखता है गौर से और फिर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि भाई, सऊदी अरब के अंदर गुलाब जल और फिटकरी की इतनी ज्यादा डिमांड है कि तुम्हें इधर सामान आता है और इधर बिक जाता है। मैं डबल मुनाफे पर गुलाब जल और फिटकरी बेचता हूं, लेकिन हाथ ही नहीं आता। मुझे इतना ऑर्डर करना पड़ता है, पूरे सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मेरी दुकान से ही गुलाब जल और फिटकरी औरतें लेकर के जाया करती है। मैंने पूछा कि भाई, मैंने ये सब सुन लिया, लेकिन तुम ये तो बताओ ये आखिर करते क्या हैं। वो एक जोर की हंसी हंसता है। उसने कहा कि तुम ये जानने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम परदेसी हो, बाहर के हो, ये एक राज की बात है। अब ये राज की बात कैसी राज की बात थी, क्या था इसमें राज। विशाल बड़ा परेशान हो जाता है। वो फिर वहां पर क्वार्टर में अपने पड़ा हुआ यही बात को सोचते रहता है कि अपनी मालकिन के ख्यालों में उलझा हुआ रहता है, और वो ये भी सोचता था कि सऊदी अरब का कानून बड़ा सख्त है। अगर उसकी मालकिन को उसके बारे में जरा सा भी शक हो गया कि उसके ऊपर गलत नजर रखता है और फिर हुकूमत से उसकी शिकायत कर दी तो उसके जान के लाले पड़ जाएगी। आखिरकार वो करता तो क्या करता, अपने दिल के हाथे मजबूर था, अपने दिल के आगे वो हार चुका था। एक तरफ तो उसका दिमाग कहता है कि विशाल, तू ये गलत कर रहा है, यहां तू प्रदेश में कमाने के लिए आया हुआ है, अपने घर की माली हालत सुधारने के लिए आया है, अपनी मालकिन के ऊपर इस तरह की नजर नहीं रखनी चाहिए। उधर दिल था कि ये मानने को तैयार ही नहीं था। जब भी मालकिन की तरफ देखता तो मोहब्बत भरी नजरों से देखता, प्यार से देखता और यही सोचता कि बदले में उसकी मालकिन भी उसके साथ प्यार का इजहार करे। विशाल को सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसकी मालकिन ने बताया कि उसका मालिक जो है वो बाहर अपने जहां से आया था वहीं फिर जाने वाला है। विशाल बहुत खुश होता है, जैसे कि उसकी कोई बड़ी लॉटरी लग गई हो। विशाल बेहद खुश हो जाता है। बहरहाल जब उसका मालिक बाहर चला जाता है तो अगले दिन उसकी मालकिन विशाल से कहती है कि विशाल, चलो मुझे शॉपिंग कराने के लिए ले चलो। शॉपिंग कराने जब विशाल उसको लेकर के जाता है तो विशाल को एक कैफे में लेकर के जाती है। कैफे में ले जाने के बाद उससे कहती है कि बर्गर खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे। विशाल कहता है कि मैडम, जैसा आप अच्छा समझेंगे। कैफे में जाकर के, क्योंकि वो फास्ट फूड कैफे था, वहां पर जाकर के 2 कोल्ड ड्रिंक 2 बर्गर का ऑर्डर करती है। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बर्गर खाते हैं और फिर वो विशाल से कहती है कि विशाल, घर में फिटकरी और गुलाब जल खत्म हो गया है, मुझे उसी स्टोर पर लेकर के चलो जहां से मैं सामान खरीदती हूं। बस गुलाब जल और फिटकरी का नाम सुन करके फिर विशाल के दिमाग में
बिजली सी दौड़ने लगती है जैसे कि उसको कोई 11,000 का वोल्ट का करंट लग गया हो। ये पहेली थी जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी मैडम से जब भी पूछने की कोशिश किया करता कि मैडम आखिरकार इस गुलाब जल और फिटकरी का आखिरकार राज क्या है, क्या करती हो, तो उसने कभी भी इस बात की हकीकत उससे नहीं बताई थी। बस कभी मुस्कुरा देती, कभी आंखें चुरा लेती, कभी ये कहती कि तुम इन चक्रों में मत पड़ो, ये खास औरतों के लिए होता है, तुम जान करके आखिरकार करोगे क्या। आज विशाल ने जो है पक्का इरादा कर लिया था कि अपनी मैडम से आज इस बात को पूछ करके ही रहेगा कि वो आखिरकार इतनी गुलाब जल और फिटकरी का रोजाना करती ही क्या है। अगर उसकी इतनी ज्यादा ही जरूरत है तो एक बार ही क्यों ना वो ज्यादा लेकर के रख ले। बहरहाल वो उसको उस स्टोर पे लेकर के जाता है। स्टोर से वो अपना जरूरत का सामान गुलाब जल और फिटकरी वगैरह और भी जो घर का सामान होता है वो खरीदना था, वो खरीद करके आज वो पीछे नहीं बैठती है बल्कि विशाल के बराबर वाली सीट यानी कि फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और विशाल से घर चलने के लिए कहती है। विशाल गाड़ी चला रहा था और फिर अचानक से वो अपनी मैडम से सवाल करता है कि मालकिन एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। वो कहती है कि बोलो क्या बात है विशाल। विशाल कहता है कि मैडम मैंने तो मालिक को देखा, मालिक का और आपका कोई भी मेल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मालिक के साथ अपनी मर्जी से यह शादी तो नहीं की है, जरूर कोई ना कोई मजबूरी और वजह रही होगी आपके सामने जो आपने मालिक से ऐसी शादी की है। कहीं भी किसी भी तरह से आप मालिक के साथ मेल खाती ही नहीं हो। आप इतनी भला की खूबसूरत हो, कम उम्र की हो, मालिक तो खूबसूरत भी नहीं है, उम्र भी आपसे डबल है, आखिरकार ऐसी क्या वजह है। ये बात सुननी थी कि मालकिन एकदम गुस्से में आ जाती है और मेरी तरफ यानी कि विशाल कहता है कि मेरी तरफ घूर करके देखती है और कहती है कि तुम अपने औकात में रहो, तुम अपने काम से काम रखो, तुम नौकर हो, तुम अपने हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मेरी जिंदगी में दखल देने का, मेरी जिंदगी में झांकने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। जिस काम के लिए तुम रखे गए हो तुम अपने उसी काम को अंजाम दो और चुपचाप अपने काम को करते रहो। फालतू में मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मालकिन का ये जवाब जैसे ही विशाल ने सुना तो वो तो एकदम बिल्कुल सन्न रह जाता, उसके हाथ पैर जैसे मानो ठंडे पड़ गए हों। उसने सोचा कि जो मालकिन उस पर इतना प्यार लुटाती थी, अभी अभी उसको कैफे में, फास्ट फूड होटल में ले जाकर के खिलाती है, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाती है, पेप्सी पिलाती है, बर्गर खिलाती है, कपड़े भी जब खरीदती थी तो वो विशाल से पसंद नापसंद के बारे में पूछा करती थी कि उसके ऊपर ये कलर कैसा लग रहा है, ये अच्छा भी लगेगा या नहीं भी लगेगा। विशाल ऐसा समझता था कि जैसे उसकी मालकिन भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगी हो। लेकिन आज एक सवाल पूछने पर उस मालकिन ने उसे उसके नौकर होने का एहसास दिला दिया। जो मालकिन की तरफ से तस्वीर बनी हुई थी वो तस्वीर आज बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी। बहरहाल फिर विशाल बिल्कुल खामोश हो जाता है और ला करके मालकिन को अपने घर छोड़ देता है, जा करके अपने क्वार्टर में लेट जाता है और फिर यही सोचने लगता है कि मालकिन क्या वाकई किसी मजबूरी के तहत, क्या फिर मैंने उसकी किसी दुखती हुई नग पर हाथ रख दिया है कि जिससे मालकिन तिलमिला उठी और गुस्से में आ गई। मुझे ऐसा सवाल उनसे नहीं करना चाहिए था। ये तरह तरह की बातें सोच करके विशाल सो जाता है। सुबह जब सो करके वो उठता है तो क्या देखता है कि उसके क्वार्टर के सामने यानी कि उसके दरवाजे पर उसकी मालकिन खड़ी हुई है और कहती है कि विशाल बहुत देर हो गई तुम्हें सोते सोते, क्या रात को देर से सोए थे, मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेकर के चलोगे क्या। विशाल चुपचाप वहां से उठता है, हाथ मुंह धोता है और फिर बिना नाश्ता किए हुए ही अपने मालकिन के साथ चल देता है। मालकिन जब कपड़े वाले की दुकान पर पहुंचती है तो एक सूट, एक ड्रेस को उठाती है और विशाल से पूछती है कि क्या ये विशाल ड्रेस कैसी लग रही है। विशाल कहता है कि मैडम आपकी मर्जी, आपको पहनना है तो आप जानो कैसी लग रही है, ना तो आप मेरे लिए ये ड्रेस खरीद रही हो ना तो आप पहन करके मुझे दिखाओगी। आपको ये सवाल मालिक से पूछना चाहिए, आप ये ड्रेस खरीद करके मालिक को ही आखिरकार दिखाओगी। इसलिए मैं तो अनजान हूं और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके लिए फैसला कर सकूं कि आप पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है और कौन सी ड्रेस अच्छी नहीं लगती है। ये बात जब मालकिन ने उससे सुनी तो वो समझ गई कि अब विशाल उसको ताना मार रहा है। फिर वो ड्रेस वो वही दुकानदार को दे देती है और कोई भी खरीदारी नहीं करती है और आकर के गाड़ी में बैठ जाती है।
विशाल ये समझ रहा था कि शायद मैडम बुरा मान गई है। वो भी चुपचाप आकर के गाड़ी में आता है और गाड़ी को चलाने लगता है, घर की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसकी मैडम बोलती है कि विशाल, मैंने जिस आदमी से शादी की है ये हकीकत है, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी उससे बिल्कुल नहीं की है। एक मजबूरी के तहत उससे शादी की है, एक समझौते के तहत उससे शादी की है। मुझे तो यह भी याद नहीं मेरे माँ बाप कौन थे। मुझे बचपन में ही किसी ने किडनैप कर लिया था और मुझे एक अंग्रेज औरत ने पाला था। मुझे वो अच्छा खाना खिलाती, अच्छे कपड़ा पहनाती और जल्दी से जल्दी जवान करने की शायद वो कोशिश किया करती थी। जब मैं जवान हुई, लगभग 14-15 साल की हो जाती हूँ, तब मुझे पता चला कि वो जो मुझे इतना खिलाती पिलाती थी, मेरे ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान थी, वो अक्सर मुझसे धंधा कराने के चक्कर में रहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाएगी। मैं बड़ी हैरान और परेशान थी कि मैं क्या करूं, कि मैं ये इस काम को नहीं करना चाहती थी। वो औरत मेरी खूबसूरती से, मेरे जिस्म से पैसे कमाना चाहती थी। उसका जो इरादा था वो अपने इरादे पर अटल थी। उसने मेरी एक नहीं सुनी और फिर उसने मेरी बोली लगा दी। सबसे पहला जो मेरा ग्राहक था वो यही तुम्हारे मालिक थे जो मेरे पास आए थे। पहली बार जो कुंवारी लड़की को जब कोई खरीदता है तो वो फिर उसको लाखों करोड़ों रुपया अदा करता है। तुम्हारे मालिक ने भी लाखों रुपये दे करके मुझे एक रात के लिए खरीद लिया था। जब तुम्हारे मालिक मेरे पास आते हैं तो मैं उनको देख करके रोने लगती हूँ, क्योंकि वो मेरे उम्र से डबल थे, तंदुरुस्ती भी उनकी अच्छी खासी थी। मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे साथ ये मत करो, ये पाप है और मुझे पाप करने से डर लगता है, मैं गुनाह से डरती हूँ। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी कीमत दी है, तुम एक वेश्यावृत्ति के धंधे में हो और ये काम तो आज के बाद तुम करोगे ही। विशाल की मालकिन कहती है कि मुझे मर्दों से बड़ा डर लगता था। मैं इतनी तो समझदार हो ही गई थी कि मुझे पता था कि जब हर रात कोई ना कोई मर्द आएगा, कोई मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखाएगा, कोई मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, कोई मेरे जिस्म को नोचेगा, कोई मुझे मारेगा, ये सारी बात सुन करके मैं डर जाती थी, कांपने लग जाती थी। मैंने तुम्हारे मालिक से हाथ जोड़ करके कहा कि तुम ये सब मेरे साथ करना ही चाहते हो तो एक सिस्टम के साथ करो, इस तरह से पाप मत करो, मुझे इस औरत से खरीद लो और जिंदगी भर के लिए अपनी गुलाम बना लो। अब आप मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करोगे तो जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारी गुलाम बन करके रहूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, जिस तरह से कहोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार रहूंगी। वो आदमी यानी कि तुम्हारा मालिक कहता है कि उसकी क्या गारंटी है शादी होने के बाद तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, क्योंकि मेरी उम्र भी ज्यादा है, तुम अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुई हो। मेरी उम्र तो आगे जाकर के लगभग ढल सी जाएगी और तुम्हारी उम्र जो है भरी जवानी में आई हुई होगी। अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की तो फिर मैं क्या करूंगा। मैं कहती हूं कि कभी ऐसा मैं नहीं करूंगी। जो औरत पाप करने से डरती हो, जो औरत अल्लाह और ईश्वर का डर अपने दिल में रखती हो, वो अपने पति के साथ, अपने शोहर के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगी। सारा सब कुछ जिस्म की भूखी नहीं है। तुम मुझे इस दलदल से निकाल दो, मैं वादा करती हूं कि अगर तुमने मुझे इस दलदल से निकाल लिया, इस गुनाह से, इस पाप से बचा लिया, तो जिंदगी भर में तुम्हारी दासी बन करके रहूंगी, कभी उफ तक नहीं करूंगी। तुम्हारा मालिक उस टाइम पर कुछ सोचता है और फिर उस औरत के पास जाता है और मुझे खरीदने की उससे रकम पूछता है। वो जो भी रकम मुंह मांगी मांगती है, तुम्हारा मालिक वो रकम उसको अदा करके मुझे वहां से ले जाता है और फिर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब वो अपने घर लेकर के जाता है तो उसकी जो पहली बीवी थी वो मुझे अपने साथ रखना स्वीकार नहीं करती है। वो मुझसे झगड़ा करने लगती है कि इस औरत को कभी भी अपने पास नहीं रखूंगी। तो फिर तुम्हारा मालिक जो कहता है कि तुम्हें बाहर विदेश में जाने की तमन्ना थी, बार बार तुम मुझसे कहती थी कि दूसरे मुल्क में जाना, फिर मैं तुम्हें दूसरे मुल्क में सेटल कर देता हूं। और फिर वो अपनी पहली बीवी को दूसरे मुल्क में सेटल कर देते हैं और फिर उनकी बीवी शर्त लगाती है कि महीने में 22 दिन उनको उसके पास रहना पड़ेगा और वो फिर एक महीने में सिर्फ 8 दिन के लिए ही मेरे पास आते हैं और फिर यहां रह करके चले जाते हैं। मैं फिर अपने पति से खुश नहीं हूं, ना ही उनको अपना आइडियल मानती हूं और ना ही उनके साथ
खुशी के साथ मैं रात को सो पाती हूँ। ये सब कुछ समझौता था, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ भले ही उसको पसंद करती हूं या ना करती हूं, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। विशाल, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हारी नजरों को मैंने भांप लिया था और देख लिया था। वो औरत ही क्या, जो मर्द की नजर उस पर पड़े और वो उसको ना पहचान सके। मैंने तुम्हारी नजरों को देख लिया और तुरंत ही जान लिया था कि तुम मेरे लिए क्या सोच रखते हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे बेहद ज्यादा मोहब्बत करते हो और बार बार इसीलिए तुम इस सवाल को तुमने मुझसे पूछा, मेरे शौहर के बारे में और मेरे बारे में। लेकिन मैं आज तुमसे ये बात क्लियर बता देना चाहती हूं कि मैं अपने शौहर के साथ कभी भी बेवफाई नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल है कि मैं उन्हें छोड़ करके तुम्हारे साथ रंगलेलियां मनाऊंगी, तो तुम अपने दिमाग से ये बात हमेशा के लिए निकाल दो और अपने दिमाग को बिल्कुल साफ कर लो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने उस दलदल से, उस पाप से बचने के लिए पहले ही अपने पति से वादा कर रखा है कि मैं जिंदगी भर, मुझे यौन सुख, मुझे जिस्मानी सुख मिले या ना मिले, लेकिन मैं उनके साथ कभी भी बेवफाई नहीं करूंगी। जब मेरा शौहर बाहर मुल्क से आता है तो मैं उसके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ, और वो जब बाहर रहता है तो मैं उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से नई नई ड्रेसें खरीदती हूँ। जब तक एक हफ्ता वो मेरे साथ रहता है और मैं उसकी खुशी के लिए उसे खुश रखने की भरसक कोशिश करती हूँ। मैं चाहे खुश हूं या ना हूं, ये अलग मैटर है, और अपनी शौहर के, अपने पति की खुशी के लिए मैं हर काम वो करती हूँ जो उसे अच्छा लगता है। और इसलिए अपने दिमाग से जो भी मेरे लिए तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसको निकाल दो। और मैंने अपने दिमाग में तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि मैं अपने पति से, अपने शौहर से कभी भी बेवफाई कर ही नहीं सकती हूं। आज विशाल को अपनी मालकिन से यह बात सुन करके उसके लिए प्यार नहीं बल्कि वासना नहीं बल्कि इज्जत बढ़ जाती है कि एक औरत जिंदगी में एक आदमी के लिए, अपनी वादे के लिए कितना त्याग कर सकती है। ये भी एक औरत है। उसके बाद वो कहता है कि मालकिन, चलो ये सारी चीजें सही है, आज के बाद मैं आपको उस नजर से कभी नहीं देखूंगा, सिर्फ मालकिन के नजर से देखूंगा, और आज से आपके लिए मेरे अंदर, मेरे दिल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ये इज्जत जो है वो पाक इज्जत है। जो भी मेरे दिल में ख्याल थे, वहम थे आपको पाने के लिए, वे सब मैंने निकाल दिए हैं अभी के अभी। लेकिन सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उस फिटकरी और उस गुलाब जल का आखिरकार करती क्या हो? विशाल कहता है कि मेरी मालकिन मुस्कुराती है और कहती है कि विशाल, सऊदी अरब की औरतों को, पहली बात तो वो किसी गैर मर्दों के सामने अपना चेहरा नहीं खोलती है। अगर किसी को तुमने देखा हो तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। उनकी चेहरे पर लाली होती है, ग्लो होता है, उनके चेहरे पर दाग धब्बे बिल्कुल नहीं होते हैं। हम औरतें हर रोज रात को, सुबह को ही और रात को सोते टाइम ही फिटकरी को पीस करके, गुलाब जल उसमें मिला करके और फिर अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लेप करते हैं और फिर उसको धोने लगते हैं। बिना नागा हर रोज 2 टाइम हम लोग ये काम करते हैं। तभी तभी तुम ये देख रहे हो, जिस चेहरे पर तुम मर मिटे हो, ये उसी फिटकरी और गुलाब जल की बदौलत है। मेरे चेहरे पर कोई भी दाना, बल्कि सऊदी अरब की तमाम औरतें जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, उनके चेहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे, नुक्से नहीं पाए जाते हैं। वो इस फिटकरी और गुलाब जल का ही कमाल होता है। हम सऊदी के अरब के औरतें इसीलिए बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। मैंने कहा ये चेहरे के लिए, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में आ रहा था। तो फिर आप इसको आखिरकार छुपाती ही क्यों हो? वो कहती है कि औरतें अपनी खूबसूरती का राज हमेशा छुपा करके रखती है। वो किसी से भी ये ढंडोरा नहीं पीटती है कि मैं जो इतनी खूबसूरत हूं, मैं ये चीज का इस्तेमाल करती हूँ, ये चीज का इस्तेमाल करती हूँ। बहरहाल ये जो गोपनीय बात है, इसलिए हर किसी से हम सऊदी की औरतें नहीं बताती हैं, इसलिए मैंने तुमसे भी नहीं बताई थी। उस दिन के बाद विशाल अपनी मालकिन के लिए जहां भी वो जाने को कहती जाता और उसको इज्जत की नजर से देखा करता था। और फिर उसको फिटकरी और उस गुलाब जल के राज का भी पता चल गया था कि सऊदी अरब के औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती है और क्या करती है। और दोस्तों, आपको भी पता चल गया होगा कि गुलाब जल और फिटकरी
मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है, खूबसूरती बढ़ती है और चेहरे के दाग धब्बे सभी हट जाते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।